नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज की कहानी दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की, क्योंकि कलकत्ता से आगे उस राज्य में मुर्शिदाबाद है और उस शहर ने अपने साथ कितनी कहानियां जोड़ ली हैं बीते कुछ एक सप्ताह में, कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि चर्चा तो इसी बात की है कि मुर्शिदाबाद अगर हमारे देश में है तो फिर हमारा तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, और अगर इस तंत्र को, अगर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके ऊपर अंकुश के लिए कोई ऑर्गन हमारे पास है, कोई व्यवस्था हमारे पास है, तो क्या उसके ऊपर हमले होने चाहिए। आज बात दिल्ली की भी होनी है, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में मामला वक्फ संशोधन कानून का था, और निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जाहिर है रही होंगी मुर्शिदाबाद पर, और मुर्शिदाबाद जैसे वो तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ इस बात को लेकर नाराज़गी है, और वो नाराज़गी जो कि कभी भी सड़कों पर आ जा सकती है, हंगामा खड़ा हो जा सकता है। लिहाजा इस फैसले को सुनाते वक्त जो भी फौरी फैसला आया है, 7 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, रिस्ट्रेन किया है केंद्र को कि आप इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो एक दिमाग उनका, एक नज़र उनकी मुर्शिदाबाद पर भी रही होगी। देश में शांति बहाली बहुत ज़रूरी है। पर मेरा बड़ा छोटा सा एक मंतव्य है, और वो ये है कि जब आप इतनी जिम्मेदारियां दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट को देते हैं कि वो न केवल उस केस के मेरिट को ध्यान में रखे, बल्कि इस बात का भी ध्यान में रखे कि उस फैसले विशेष से आने वाले दिनों में आखिर किस तरह के नतीजे निकलेंगे। आपको याद है ना, हाई कोर्ट ने फैसला मणिपुर में दिया कि अगर इस समुदाय को मिलता है आरक्षण तो इस समुदाय को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के हालात, स्थिति एक है। और देखिए कि किस तरह से कुकी और मेते वहाँ जो लड़ रहे हैं, ट्राइबल जातियाँ, जनजाति, तो आज तक मामला ही शांत नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले को आधार बना करके शुरू हुआ वो एक ऐसा सिलसिला है जो आज तक ख़त्म होने को नहीं आया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा होगा कि इस देश में जितनी नाराज़गी है, जितनी बातें कही जा रही हैं, इन तमाम बातों को हमारे फैसले के एक एक शब्द के बरस तोला जाएगा और फिर आकलन होगा। लिहाजा एक ऐसा फैसला जिसमें कि 7 दिन आप उस फैसले को लागू न करें और उस प्रश्न का जवाब दें जो हम आपसे पूछ रहे हैं। इस जवाब को दाखिल करें कि आखिरकार इस देश में वक्फ बाय यूज़र, यानी कि अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है किसी संपत्ति को, तो उसका अधिकार है या नहीं है। और अगर अधिकार है, जो कि 200 साल से इस्तेमाल की जा रही है, तो आज की तारीख में उसके पास कागजात कहाँ से आएंगे? क्या उन्हें डी नोटिफाई कर दीजिएगा इस कानून के हिसाब से, तो मुश्किलें नहीं आएंगी। हालांकि जवाब भी है, सरकार बताएगी कि रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 1923 से शुरू हो गया था और समय समय पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि वो जो संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां अभी तक रजिस्टर नहीं हुई हैं। एनक्रोचर्स जो वक्फ की संपत्ति पर हैं, उनको फ़ायदा भी हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट और उसके ज़रिए लोग ये कहेंगे कि भाई इतने दिनों से हम हैं तो हम मालिक हो जाएंगे, वाली वारिस हो जाएंगे। तो बहुत सी अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन फौरी तौर पर यह कानून अभी लागू नहीं होने जा रहा है। ये एक छोटी राहत मिली है। पर दिल्ली में एक और चीज़ घटित हुई, और वो थी कि उपराष्ट्रपति साहब आज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और उपराष्ट्रपति साहब बीच बीच में जुडिशरी को लेकर के अपने मनोभाव व्यक्त करते रहे हैं। ऐसा होता रहा है। जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है या बहुत ख़राब काम कर रही है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इस समाज में आज की तारीख में बड़ी बड़ी ताकतें जब कमज़ोर और मज़लूम को
दलित करने के लिए, दबाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो फिर आड़े कौन आता है? क्या भारतीय जुडिशरी सामने आकर के बड़े बड़े हुक्मरानों को रोकती नहीं है, उन बाहुबलियों को रोक नहीं देती है, उन बड़े बड़े फैसलों पर अंकुश नहीं लगाती है जो सरकारें लेती हैं? और अगर ये काम हो रहा है तो फिर कौन है जो जुडिशरी पर अंकुश लगाना चाहता है? कौन है कि मुर्शिदाबाद में अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उनको रोके, ये आदेश दे कि वहाँ पर सीआरपीएफ की कंपनियाँ जानी चाहिए? कौन है जो अगर कानून सरकार ने बनाया है और वो कानून ठोस धरातल पर हकीकत के है या नहीं है, इसका आकलन कौन करेगा? जुडिशरी ही तो करेगी ना। लेकिन कभी कभी उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की कोशिशें होती हैं और ये पूरी तरह से दर्शकों पर निर्भर है कि वो उनको मानते हैं सही, जो कि चुपचाप अपने फैसले से समाज में संतुलन कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी बात को तरजीह देती है जो जुडिशरी के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा क्या है। उपराष्ट्रपति महोदय का ये कहना था, एक कार्यक्रम में आज दिल्ली में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो भारत की जुडिशरी है वो एक सुपर संसद की तरह हो गई है। सुपर संसद, सुपर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से जो पारित है कानून, उसको सही या गलत ठहराती है। आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 क्लॉज 1 की जो एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार दे जिसके तहत वो वैधता को कानून के तय करे, ये तो उन्होंने कहा एक न्यूक्लियर बम की तरह है, परमाणु बम है। उन्होंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। And Dr. B.R. Ambedkar says, I quote, boys and girls, for your benefit. I quote, I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to vest in the President or the government of the day. And Dr. B.R. Ambedkar goes on to say, I quote, I therefore think that is also a dangerous proposition. देखिए धनखड़ साहब एक कानूनविद हैं, वो सांसद, विधायक सब कुछ रहे हैं, लेकिन मूलतः वकील हैं और एक अच्छे वकील कानूनविद के तौर पर जाने जाते हैं। और इसीलिए उनके पास अधिकार है क्योंकि वो समझते हैं कि किस तरह से व्यवस्था जुडिशरी में काम करती है। वो इनसाइडर हैं और इस कारण से शायद वो कुछ बोलते हैं तो एक अथॉरिटी के साथ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सुपर संसद है। सवाल ये है कि क्या ये अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए हैं, भारतीय जुडिशरी को नहीं दिए हैं? आर्टिकल 142 की ही तो बात हो रही है। उसी के तहत आप याद करें वो चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था और कैसे वो चुनाव अधिकारी बैठा हुआ था और चुनाव अधिकारी कागज़ों पर गड़बड़ियाँ कर रहा था और सीसीटीवी की तरफ देख भी रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस गड़बड़ी करने वाले चुनाव आयुक्त को झाड़ लगाई थी और पूरे फैसले को, पूरी रिजल्ट को बदल दिया था। किसके पास ये ताकत है इस देश में करने की? अगर कोई मतदान अधिकारी ही गड़बड़ी करने पर उतारू हो जाए तो उसे कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है? मसला तो ये भी है कि अगर मान लीजिए कि सरकारें चुनी जाती हैं राज्य में, उनकी जिनकी की केंद्र में दखल नहीं है और केंद्र वाले अगर उस राज्य में सत्ता में नहीं है, तो ये एक टकराव की स्थिति बन जाती है। संघ का नियम है और ऐसे में जो गवर्नर साहब होते हैं केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं और वो बैठ जाते हैं उन फैसलों पर जो कि संसद में पारित, माफ़ करें, असेंबली में पारित होती हैं, और वो बैठे रह जाते हैं और महीनों बैठे रह जाते हैं, वो कानून नहीं बनता है। और यही तो मामला आया था ना सुप्रीम कोर्ट, और इसी मामले पर ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लंबे समय तक यूं ही सरकार के फैसले जो कि पारित हो गए हैं सदन में, उन पर बैठ नहीं सकते हैं
और 10 मामले जिस पर कि गवर्नर रवि साहब बैठे हुए थे तमिलनाडु के, उन 10 को कानून बना दिया गया था, उन फैसलों को पारित मान लिया गया था और ये भी कहा गया था कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे राष्ट्रपति महोदय भी ये सुनिश्चित करें कि एक निश्चित अवधि के तहत जो भी उनके पास अनुशंसा के लिए आते हैं कानून, उनका अनुमोदन किया जाए। भारतीय व्यवस्था ऐसी ही तो बनी है। तो सुपर पार्लियामेंट नहीं है जुडिशरी, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारियां तो हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर केस करता है किसी के खिलाफ जो कि बाहुबली है, जो कि बड़ा नेता है, जो कि पैसे और रसूख वाला है, उसके सामने उसकी रक्षा कौन करता है? क्रिमिनल केसेस इसीलिए हमारे देश में क्रिमिनल केसेस स्टेट वर्सेस फला होती हैं। अगर कोई घटना घटी है तो फिर राज्य लड़ता है उस केस को जिसके साथ घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारे व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि न्याय के लिए वो लड़े। और इसीलिए जब ये उपराष्ट्रपति साहब कहते हैं तो फिर एक अजीब सी बात सामने आ जाती है कि आज ही हलफनामा दायर किया पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट में, और इसीलिए मैंने कहा बात कोलकाता की भी होगी। कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है उस मामले में हलफनामा दायर किया। शुभेंदु अधिकारी ने केस किया था, उस केस की सुनवाई चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, और उस केस में पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार ने हलफनामा दायर करके ये बात कही है कि उस दिन जिस दिन दंगे हुए मुर्शिदाबाद में तो हुआ कुछ ऐसा कि 10,000 की भीड़, अब तो कहने लगे हैं बाहर से भी लोग आए थे वगैरह वगैरह, 10,000 की भीड़ PWG ग्राउंड में जमा होने लगी और उसके बाद हमारी प्रशासन व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई। हमारे पुलिस वालों से पिस्तौल छीन ली गई, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। पुलिस जिसे सुरक्षा करना है लोगों की, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने की ज़रूरत पड़ी है। आप सोच लें कि जुडिशरी की भूमिका क्या होती है। इस फैसले को किस तरह से ख़त्म किया जाए इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर CRPF की कंपनियां वहां नहीं लगाई जाती, अभी 17 कंपनी लगी हुई है मुर्शिदाबाद में, इसीलिए शांति है, तो क्या होता? 10,000 की भीड़ कहाँ से आ गई? क्या राज्य प्रशासन को पता ही नहीं चला कि इतनी भीड़ जमा हो रही है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं जिसको LIU कहा जाता है, कहाँ थी वो सब? राज्य की पुलिस को बैकअप क्यों नहीं मिला? ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। 2 या 3 लोग मारे गए हैं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। और इतनी भीड़ आ जाए, उसके पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जो पुलिस वालों के पास भी नहीं है, और उसके बाद राज्य सरकार आकर के अदालत में कहे कि हम असहाय हो गए थे। तभी तो इस घटना के तुरंत बाद CRPF की कंपनियां वहाँ लगाई गई थी, डिस्टर्ब्ड एरिया मानते हुए। और जब से कंपनियां लगी हैं तभी से मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो या फिर साउथ 24 परगना हो, दिनाजपुर हो, इन सब इलाकों में शांति है, वरना असहज स्थिति तो आज भी है, आज भी कुछ हो जा सकता है। सोचिए आप कि अगर हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं होती, उसकी इतनी ताकत नहीं होती कि वो राज्य में सीधे ये आदेश कर सके कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाएं जो कि केंद्र के अधीन होती हैं, तो कैसे काम चला? राज्य की पुलिस तो हाथ खड़े कर चुकी थी। तो हमें उम्मीद भी जुडिशरी से ही, और नाराज़गी भी हमारी जुडिशरी से ही। हमें लगता है कि वो सुपर पार्लियामेंट कैसे हो जाता है, उसको इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं, कोलिजियम व्यवस्था क्यों है? क्या कोई ऐसा जज भी है जो कि कॉम्पिटेंस के आधार पर नहीं होना चाहिए? कोई ऐसी बात सामने आई है कि आज अगले मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के गवाई साहब होने जा रहे हैं? ये बात यहाँ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वो दलित समुदाय से आते हैं। और इस प्रकार अगर हम जुडिशरी को
ये कहें कि वहाँ पर लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वहाँ लोगों को इस बात के लिए नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि वो फला वर्ग से आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं न्याय जो है वो इन सबों से आधारित नहीं होती, इन सबों पर आलंबित नहीं होती है। न्याय तो न्याय होती है, वो सीधे ज़िंदगियों से जुड़ी होती है। और कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि जुडिशरी को मजबूत किया जाए, क्योंकि एक आम मध्य वर्ग, एक आम कमज़ोर इंसान, एक आम रिक्शे वाले की जो सड़क पर मजदूरी कर रहा है उसकी, एक आम छात्र की, इन सब की असली जो अधिकारों की रक्षा है, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जुडिशरी की है। और अगर उसे कमज़ोर करने की कोशिशें हो गई तो फिर आम आदमी के हितों को कुचलने की बात होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।